नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक गरीब रिक्शा वाले की है जिसका नाम सुरेश है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम सुरेश के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। हवा में नमी घुली होती थी। शाम के वक्त मानो पहाड़ों से छलक कर आती नदी गांव के सीने से होकर बह रही हो। नमस्कार, मैं सुरेश इसी नदी किनारे बैठा हुआ यह किस्सा सुना रहा हूं। उम्र हो चुकी है, अब बदन दुखता है, पर यह कहानी जो है ना, ये मेरे साथ घटी है और जब भी सुनाता हूं रूह कांप जाती है। हमारा गांव छोटा है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां हर घर में एक कहानी छुपी होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गांव में सब मुझे रिक्शे वाला सुरेश के नाम से जानते हैं। ये रिक्शा मेरी जिंदगी है। इसी पे माँ बाप का दिया कर्ज चुकाया, उषा को ब्याह लाया और मीना को पढ़ाया। उषा मेरी पत्नी है, हंसमुख और मेहनती। मीना हमारी इकलौती बेटी है, आंखों में बड़े सपने लिए घूमती रहती है। गांव के बाहर की दुनिया देखने का उसका सपना पूरा करना मेरा फर्ज है। पर ये सपने उस रात के बाद जैसे धुंधले पड़ गए। वो रात जो इतनी खौफनाक थी कि आज भी याद आते ही बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवा रुक सी गई थी उस रात। नदी का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर रात के 10 बजते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था, पर उस रात कुछ अलग ही बात थी। एक अजीब सी बेचैनी गांव के ऊपर मंडरा रही थी। मैं रिक्शे को खींचते हुए बाजार से लौट रहा था। थकान थी, पर उषा के लिए दवाइयां लेनी थी तो रुकना नहीं चाहता था। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, दूर से आती हुई, जैसे कोई जोर से सिसक रहा हो। गांव के बाहर का रास्ता सुनसान था, जहां सिर्फ बड़े बड़े पेड़ खड़े ताकते रहते हैं। वो आवाज पेड़ों के पीछे से आ रही थी। कुछ देर के लिए मैं रुका। आवाज दोबारा आई, इस बार और जोर से। मन में एक डर सा समा गया, पर दवाइयां लेना जरूरी था। थोड़ा हिम्मत जुटाकर मैंने रिक्शा आगे खींचा। पेड़ों के करीब पहुंचते ही आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। एक औरत रो रही थी, मानो कोई उसका गला घोंट रहा हो। कुछ पल के लिए तो मैं वहीं ठिठक गया। रात का वक्त, सुनसान रास्ता और एक औरत का रोना, ये सब चीजें मिलकर खौफ का ऐसा माहौल बना रही थीं कि पैर हिलने से इनकार कर रहे थे। पर फिर कुछ सोचकर मैंने रिक्शा रोका और आवाज लगाई, कौन है वहां? आवाज थम गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ों के पीछे से कोई नहीं निकला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, यह सोचकर कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, मैंने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। पर जैसे ही मैं पेड़ों को पार कर आगे बढ़ा, एक और आवाज आई। इस बार वो आवाज चीख की तरह थी। मेरा खून जम गया। ये कोई इंसान की चीख नहीं थी, किसी अज्ञात भयानक चीज की चीख थी। घबरा कर मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब तो दौड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने जोर लगाकर रिक्शा खींचा। सांसें फूल रही थीं, पर डर इतना था कि रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गांव के करीब पहुंचकर मैंने रिक्शा रोका और जोर जोर से आवाजें लगाईं। कुछ ही देर में लोग इकट्ठा हो गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो मेरी बात सुनकर परेशान तो हुए, पर उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि शायद ज्यादा थकान की वजह से मुझे भ्रम हो गया होगा। मैं उन्हें समझाता रहा, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। हार कर मैं घर चला गया। उषा ने दवाइयां ले लीं, पर नींद रात भर मेरी आंखों में नहीं आई। वो औरत की चीख और पेड़ों के पीछे का अंधेरा, ये सब चीजें मेरे जहन में घूम रही थीं। ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खौफ तो अभी शुरू हुआ था। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी। कुछ लोग मेरी बात पर यकीन तो कर रहे थे, पर कुछ अब भी मजाक उड़ा रहे थे। गांव के मुखिया राम सिंह मेरे पास आए और बोले, सुरेश बेटा, ये रास्ता सालों से ऐसा ही है। कभी किसी औरत को रोते नहीं सुना। शायद सचमुच थकान की वजह से। उनकी बात अधूरी रह गई। उनके पीछे खड़े एक बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राम सिंह, ये रास्ता ऐसा नहीं है। सालों पहले इसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक औरत की गाड़ी पलट गई थी। वो रात भर रोती रही, पर कोई उसकी मदद को नहीं आया। सुबह तक वो गायब हो चुकी थी।
बस उसका रूमाल पेड़ पर लटकता हुआ मिला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत की चीख, क्या वो वही औरत थी जो सालों से भटक रही थी? राम सिंह ने उस बूढ़े की बात को टालने की कोशिश की, पर गांव में यह कहानी फिर से चर्चा का विषय बन गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का मानना था कि वो औरत की आत्मा है, कुछ सोचते थे कि कोई जंगली जानवर होगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर रात वो चीख मेरे सपनों में आती। मैंने डर के साए में जीना शुरू कर दिया। उषा भी परेशान रहने लगी। 1 हफ्ते बाद फिर वही रात। दवाइयां खत्म हो चुकी थीं, तो मजबूर होकर रिक्शा लेकर निकल पड़ा। इस बार मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। गांव से निकलते ही वो बेचैनी फिर से शुरू हो गई। पेड़ों के पास पहुंचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक अंधेरे से एक सफेद साया निकला। औरत का सफेद साया जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। चीख निकलने से पहले ही वो साया मेरे सामने खड़ा हो गया। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ सफेद कपड़ों का एक ढेर। डर के मारे मेरी सांसें थम गईं, पैर जमीन पर ही जम गए। मदद करो, एक फुसफुसाहट सी हुई। आवाज कमजोर थी पर साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल के लिए मैं हिल भी नहीं पाया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो औरत भूत है या कुछ और, ये सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। फिर मैंने धीरे धीरे रिक्शा आगे बढ़ाया। साया मेरे पीछे पीछे आ रहा था। गांव के अंदर पहुंचने तक मेरा दिल छाती से बाहर निकलने को आतुर था। घर पहुंचकर मैं सीधे चारपाई पर गिर पड़ा। उषा घबराकर मेरे पास आई। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो भी डर गई, पर उसने मुझे हिम्मत दिलाई। अगले दिन राम सिंह के पास गया। मैंने पूरी कहानी बताई। औरत की फुसफुसाहट के बारे में भी। राम सिंह ने उस बूढ़े आदमी को बुलाया। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, वो औरत मदद मांग रही है, शायद उसकी आत्मा को शांति चाहिए। उस रात गांव के कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए। पूजा पाठ की गई। अगले दिन सब लोग उस रास्ते पर गए। पेड़ पर वो रूमाल अभी भी लटक रहा था। पूजा पाठ के बाद राम सिंह ने उस रूमाल को जला दिया। कुछ दिनों बाद वो चीखें बंद हो गईं। सपने आने बंद हो गए। गांव में फिर से शांति छा गई। पर मैं जानता हूं वो औरत शायद शांत हो गई होगी। पर उसका क्या हुआ, ये राज आज भी उस रास्ते के पेड़ों के पास अंधेरे में कहीं छिपा हुआ है। हालात तो कुछ सामान्य हो गए थे, लेकिन उस रात का खौफ मेरे दिलो दिमाग में समाया हुआ था। रिक्शे को खींचते हुए, खासकर रात के वक्त, पेड़ों के पास से निकलते समय एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ को दौड़ा देती थी। एक शाम दुकान से सामान लेते वक्त बूढ़े आदमी से मेरा सामना हुआ। उसने मुझे दूर से ही इशारा किया और दुकान के एक कोने में खींच लिया। सुरेश, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपको याद है मैंने आपसे वो रूमाल जलाने के बारे में बात की थी? मैंने सिर हिलाया। वो रूमाल जलाने से उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली, उसने गंभीरता से कहा। उसे मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति किसी चीज से बंधी हुई है। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, गांव के पीछे नदी के किनारे एक पुराना कुआं है। सालों पहले उसे बंद कर दिया गया था। उस रात जब वो गाड़ी पलटी थी तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। दुकान का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आ गए। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसकी अधूरी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। क्या उस कुएं में कोई राज छुपा था? क्या वो औरत उसी कुएं से जुड़ी हुई थी? मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उस बूढ़े आदमी से दोबारा बात करना चाहता था, पर वो अगले ही दिन गांव छोड़कर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक रात सोते हुए मुझे अचानक एक सपना आया। सपने में वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। इस बार वो फुसफुसा कर नहीं बल्कि साफ आवाज में कह रही थी, कुएं में मेरा हार। मैं चौंक कर उठा। सपना तो टूट गया, पर वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। कुएं में मेरा हार। क्या यह कोई संकेत था? क्या औरत की मुक्ति वाकई उस कुएं में बंद किसी हार से जुड़ी हुई थी? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मुझे उस सूने कुएं तक जाना था और पता लगाना था कि उसके अंदर क्या राज छुपा है। दिन निकलने का इंतजार करना भी मेरे लिए दूभर हो गया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, मैं रिक्शे को खींचकर गांव के पीछे निकल गया। वहां दूर जंगल के किनारे पर वही पुराना कुआं था, कई से भरा हुआ, मानो समय के गाल पर बना हुआ एक बदसूरत दाग। कुआं काफी गहरा था। आसपास कोई भी नहीं था।
एक सिहरन मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ी, लेकिन पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। गांव से रस्सी और मशाल लाया था। रस्सी को मजबूत पेड़ से बांधकर मैं धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगा। हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। मशाल की रोशनी में नीचे का अंधेरा कुछ कम भयानक लग रहा था, पर डर का साया मेरे ऊपर बना हुआ था। ज्यों-ज्यों नीचे जा रहा था, उतनी ही घुटन होने लगती थी। अचानक रस्सी ढीली हो गई। घबराकर मैंने ऊपर देखा। रस्सी कटी हुई थी, शायद पेड़ की किसी टहनी से रगड़कर कट गई होगी। नीचे फंसा हुआ, अकेला, मैं कुछ देर के लिए तो मानो सुन्न हो गया। फिर दिमाग ने काम करना शुरू किया। चारों तरफ देखा। कुएं की दीवार में एक छोटा सा निशान था। पास जाकर देखा तो वो एक कोने जैसा लग रहा था। शायद वहीं से रस्सी कटी होगी। उसी कोने के पास पानी की सतह के कुछ ऊपर एक चमक दिखाई दी। मशाल को उस तरफ ले गया। वहां एक हार पानी में डूबा हुआ था, सोने का बना हुआ, जिस पर कई तरह के रत्न जड़े हुए थे। वही हार जो मैंने सपने में देखा था। हार को निकालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। निराशा होने लगी। तभी मुझे याद आया कि रिक्शे में लोहे का एक लंबा टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल कभी कभी टूटे हुए सामान को जोड़ने के लिए करता था। ऊपर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने रिक्शे पर वापस जाने का फैसला किया। धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। रास्ते में कई बार फिसलने का खतरा बना, पर किसी तरह ऊपर निकल आया। गांव की तरफ दौड़ा। रस्सी और लोहे का टुकड़ा लेकर वापस कुएं के पास पहुंचा। लोहे के टुकड़े को मोड़कर उसमें हार को फंसाने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद हार बाहर निकालने में कामयाब हो गया। हार को लेकर सीधा राम सिंह के पास गया। पूरी कहानी सुनाई। हार देखकर राम सिंह भी चौंक गए। उन्होंने बताया कि ये हार गांव की उस महिला का था जिसकी सालों पहले गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उस रात पूरे गांव में फिर से पूजा पाठ का आयोजन किया गया। हार को नदी में प्रवाहित किया गया। उस रात के बाद वो औरत का रोना या कोई भी डरावनी आवाज कभी नहीं आई। कुएं को भी बाद में पत्थरों से भर दिया गया। हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में उस सुनसान कुएं की तरफ देखता हूं तो सोचता हूं कि शायद उस औरत को आखिरकार वही चीज मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी, मुक्ति। हालात तो सामान्य हो गए थे, पर जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं हो पाती ऐसी घटनाओं के बाद। रिक्शे को खींचते हुए अब भी कभी कभी उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। पेड़ों के घने साए मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते हैं। एक शाम कुछ बच्चों को गांव के पीछे खेलते हुए देखा। वो उसी सूने कुएं के पास थे जिसे पत्थरों से भर दिया गया था। वो आपस में हंस रहे थे। एक बच्चा किसी चीज को खींच रहा था। दूर से देखने पर वो चीज रस्सी जैसी लग रही थी। कुछ तो मन में खटकने लगा। बच्चों को आवाज लगाकर पास बुलाया। पूछा कि वो क्या खींच रहे हैं। वो सबसे छोटा बच्चा हंसते हुए बोला, चाचा, ये लोहे का टुकड़ा कुएं से निकला है। हम इसे खींच रहे हैं, शायद कोई डिब्बा निकले। मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो लोहे का टुकड़ा वही था जो मैंने हार निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। किसी तरह से वो कुएं में रह गया होगा। बच्चों को समझाकर वो लोहे का टुकड़ा ले लिया। रात को अकेले में अपने कमरे में जाकर गौर से देखा। टुकड़े के सिरे पर कुछ कपड़ा फंसा हुआ था। धीरे से कपड़े को खोला। वो सफेद कपड़े का एक टुकड़ा था, वही कपड़ा जिसका सफेद साया मैंने उस रात देखा था। इस बार तो रोंगटे सचमुच खड़े हो गए। क्या वो औरत सचमुच मुक्त हो गई थी, या फिर ये एक नई कहानी की शुरुआत है? ये सवाल आज भी मेरे जहन में कहीं न कहीं छिपा हुआ है, शायद हमेशा बना रहेगा। उस सफेद कपड़े के टुकड़े को देखने के बाद रात भर मेरी आंख नहीं लगी। जहन में सवालों का तूफान मच रहा था। क्या वाकई वो औरत मुक्त नहीं हुई थी? क्या ये सफेद कपड़े का टुकड़ा कोई चेतावनी थी? सुबह होते ही मैंने सीधे राम सिंह के पास जाने का फैसला किया। उन्हें सब कुछ बताया। लोहे के टुकड़े से मिला सफेद कपड़े का टुकड़ा भी दिखाया। राम सिंह ने गंभीरता से उसे देखा और फिर बूढ़े आदमी को बुलाने के लिए किसी को भेजा। थोड़ी देर में बूढ़ा आदमी आया। उसने कपड़े का टुकड़ा हाथ में लिया और गौर से देखा। फिर धीमी आवाज में बोला, ये औरत की साड़ी का टुकड़ा लग रहा है। शायद वो ये बताना चाहती है कि उसका कुछ और भी अधूरा काम है। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अधूरा काम? क्या? बूढ़े ने आगे कहा,
सालों पहले उस औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। शायद वो बच्ची। उसकी बात अधूरी रह गई। गांव के बाहर से चीखने की आवाज आई, एक भयानक चीख जो मेरी रूह को कंपा देने के लिए काफी थी। हम सब सहम गए। कुछ देर बाद राम सिंह ने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ। हम लोग दौड़ते हुए गांव के बाहर पहुंचे। वहां कुछ लोग जमा थे। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। जो नजारा हमने देखा वो जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। वही सूना कुआं जिसे पत्थरों से भर दिया गया था, अब खुला हुआ था। पत्थर बिखरे हुए थे, मानो कोई ताकतवर चीज ने उन्हें दूर फेंक दिया हो। कुएं के पास खड़ी थी वो औरत, सफेद कपड़ों में, लेकिन इस बार उसके हाथों में एक छोटी बच्ची भी थी। और फिर वो औरत बोली, एक ऐसी आवाज में जो मानो सीधे जहन्नुम से आई हो, मेरा हार तो वापस मिला, पर मेरी बेटी कहां है? चीख निकलने से पहले ही राम सिंह ने मुझे आगे बढ़ा दिया। सुरेश, तुम ही बात करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी टांगें कांप रही थीं, पर पीछे हटने का समय नहीं था। हकलाते हुए मैंने पूछा, आप कौन हैं? आपकी बेटी कहां है? औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। मैं हूं शीला, उसने कठोर स्वर में कहा, और मेरी बेटी पिया वो इसी कुएं में कहीं खोई हुई है। दुर्घटना के बाद उसे कोई नहीं ढूंढा, सिर्फ मेरा हार लिया, मेरी चीखों को अनसुना कर दिया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव वालों के सिर शर्म से झुके हुए थे। राम सिंह ने आगे आकर कहा, शीला, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे। शीला ने उसे बीच में ही रोक दिया। माफी से मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरी बारी है। अचानक पिया, जो अब तक शीला की गोद में शांत खड़ी थी, चीखने लगी। एक ऐसी चीख जो किसी बच्चे की नहीं, किसी आत्मा की चीख लग रही थी। शीला ने धीरे से उसे जमीन पर खड़ा किया और पीछे हटने का इशारा किया। हम सब समझ गए। शीला अपनी बेटी को वापस लेना चाहती थी। किसी को भी गांव से बलि देने का विचार अच्छा नहीं लग रहा था, पर शीला की आंखों में जलता गुस्सा बता रहा था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी उसी बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, रुको, शायद एक और रास्ता है। हम सब की निगाहें उसकी तरफ घूम गई। आशा की एक किरण जगी। उसने बताया कि सालों पहले गांव के एक तांत्रिक ने बताया था कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान होता है, जिसमें एक वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। शीला को यह रास्ता मंजूर हुआ। उसने बताया कि दुर्घटना के समय उसके पास एक खास पत्थर था जो हमेशा उसकी बेटी के पास रहता था। शायद वही पत्थर कहीं खो गया होगा। गांव वालों ने पूरे गांव को छान मारा। आखिरकार एक बूढ़ी महिला के घर के आंगन में वो पत्थर मिला। वो औरत शीला की सहेली थी, जिसने दुर्घटना के बाद पत्थर संभाल कर रख लिया था। उस रात तांत्रिक को बुलाया गया। उसने पूजा अनुष्ठान किया और शीला को वो पत्थर दिया। शीला ने उसे पकड़ा और एक अजीब सी रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे वो रोशनी कम होने लगी और फिर शीला और पिया दोनों गायब हो गए। उनकी जगह पर सिर्फ वही पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ था। कुआं फिर से भर दिया गया और इस बार गांव वालों ने यह भी पक्का कर लिया कि वो कभी न खुल पाए। शीला और पिया की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई, एक सबक के रूप में, ये याद दिलाने के लिए कि कभी भी किसी की मदद की गुहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सालों बीत गए, गांव में फिर से शांति छा गई। मैं अब भी रिक्शा चलाता हूं, पर उस रास्ते से गुजरते समय अब वैसी बेचैनी नहीं होती। बस कभी कभी हवा में एक ठंडी सिहरन महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य निगाह देख रही हो। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया। उनमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, शायद 10 साल की। वो बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की लगती थी। एक शाम वो मेरे रिक्शे के पास खड़ी थी, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने मुझसे पूछा, रिक्शे वाले अंकल, वो कौन सा रास्ता है जो गांव के पीछे जाता है? वहां जाने को बहुत मन करता है। मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया। उस रास्ते के बारे में, वहां के राज के बारे में बताना या ना बताना, यह मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था। आखिरकार मैंने उसे बताया कि वो रास्ता खतरनाक है और वहां उसे नहीं जाना चाहिए। वो बच्ची थोड़ी निराश हुई, पर मेरी बात मान गई। कुछ दिन बाद वो बच्ची फिर गायब हो गई। पूरा गांव उसकी तलाश में लग गया। मैं भी घबरा गया था, कहीं वो उस रास्ते पर तो नहीं चली गई। 2 दिन बाद गांव के बाहर के खेतों में वो बच्ची मिली।
बेहोश थी पर जिंदा थी। उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर था, वही पत्थर जो सालों पहले शीला का बताया गया था। उस बच्ची को होश आया तो उसने बताया कि उसे एक औरत और बच्ची मिली थी। औरत ने उसे ये पत्थर दिया था और कहा था कि ये गांव के रिक्शे वाले को दे दे। ये सुनकर मेरा दिल बैठने को हुआ। क्या शीला और पिया वाकई शांत नहीं हुई थी? उस रात अकेले में मैंने उस पत्थर को गौर से देखा। वो बिल्कुल ठंडा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई हलचल सी हो रही है। अभी तक मुझे नहीं पता कि यह पत्थर किस बात का संकेत है। शायद शीला और पिया को अभी भी शांति नहीं मिली है, या शायद वो ये बताना चाहती हैं कि उस रास्ते में कोई और भी राज छुपा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये पत्थर और वो सूना रास्ता मेरे मन में ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कभी सचमुच मुक्ति मिलती है, या कुछ चीजें हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं? कहानी अभी बाकी है। ये पत्थर और वो सूना रास्ता शायद ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ राज अभी भी दफन है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात पक्की है, जिज्ञासा तो मेरी भी बहुत है। शायद कभी किसी रात उस सुनसान रास्ते पर जाने की हिम्मत जुटा लूं। ये पत्थर अपने राज को उसी जगह पर बताएगा जहां से वो मिला था। लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक भी है, इसलिए फिलहाल के लिए यहीं रुकना ही ठीक है। रिक्शे को चलाना है, मीना को पढ़ाना है, उषा का हाथ थामकर जिंदगी की राह पर चलना है। उम्मीद है कि ये पत्थर फिर कभी सामने ना आए और शीला और पिया को सच्ची शांति मिल गई हो। पर अगर कभी वो वापस आई तो भी पीछे नहीं हटूंगा। उनकी अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। शायद इसी में मेरी मुक्ति भी छुपी हो। तब से सालों बीत चुके हैं। जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। मीना अब जवान हो चुकी है और पढ़ाई पूरी करके गांव की टीचर बन गई है। उषा भी अब ज्यादा बीमार नहीं पड़ती। गांव में शांति है। बस कभी कभी हवा में वो ठंडी सिहरन का एहसास दिला देती है, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। एक शाम चाय की चुस्की लेते हुए अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने सालों बाद पहली बार देखा। थोड़ा कमजोर जरूर हो गया था, पर आंखों में वही चेतना थी। उसे बिठाकर चाय पिलाई। उसने बताया कि पहाड़ों से लौट रहा था, उसी रास्ते से। कुछ दूर से देखा तो सूने रास्ते पर एक आग जल रही थी। वह सोचकर करीब गया। आग के पास एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, वही चमकदार पत्थर हाथ में लिए हुए। बच्ची ने उसे देखकर डर नहीं दिखाया, बल्कि मुस्कुराई। बूढ़े आदमी के पास आने का इशारा किया। बूढ़े ने बताया कि बच्ची ने उसे कुछ नहीं बताया, बस पत्थर दिया और कहा कि इसे गांव के रिक्शे वाले को दे दे। बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पत्थर? क्या ये वही पत्थर था? क्या शीला और पिया वापस आ गई थी? उस रात अकेले में पत्थर को हाथ में लिया। इस बार वो बिल्कुल ठंडा नहीं था, बल्कि हल्का गर्म था, मानो कोई संदेश देने के लिए बेचैन हो। जिज्ञासा बहुत थी, पर उतनी ही परेशानी भी। क्या इस बार भी उस रास्ते पर जाना पड़ेगा? क्या ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी? रात भर सो नहीं पाया। बार बार यही सवाल उभरते रहे। फिर सुबह होते ही फैसला कर लिया, चाहे जो हो, इस बार सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मीना को सब कुछ बताया। वह पहले तो नहीं मानी, पर मेरी जिद के आगे झुक गई। साथ में जाने की जिद की, लेकिन उसे मना कर दिया। यह रास्ता सिर्फ मेरे लिए था। रिक्शा लिया और गांव के पीछे वाले रास्ते पर चल पड़ा। सूनापन वहीं था, पेड़ों का घना साया वहीं कायम था, पर आज किसी तरह का डर नहीं लग रहा था, बस एक तयशुदगी थी। चलते चलते वही जगह आ गई जहां सालों पहले कुआं हुआ करता था। अब वहां पेड़ पौधे उगाए थे, बस जमीन पर कुछ ईंटें बिखरी हुई थीं। कुछ दूर पर आग जल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे बूढ़े आदमी ने बताया था। धीरे धीरे आग के पास गया। वहां वही बच्ची बैठी हुई थी, पत्थर हाथ में लिए। इस बार मैंने गौर से देखा, बच्ची बिल्कुल पिया जैसी लग रही थी, पर उसके कपड़े सफेद नहीं थे, बल्कि हल्के नीले रंग के। वह मुस्कुराई और बोलने से पहले ही मुझे पहचान लिया। आप वही रिक्शे वाले हैं ना? उसने पूछा। मैं सन्न रह गया। तुम मुझे जानती हो? मैंने किसी तरह से पूछा। बच्ची ने सिर हिलाया। हाँ, आपने ही तो हमें रास्ता दिखाया था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। कौन सा रास्ता? किसको रास्ता दिखाया था? बच्ची ने आगे कहा, माँ कहती हैं आपने हमें रास्ता दिखाया था उस जन्म में, अंधेरे से रोशनी की तरफ,
इसीलिए हम आपको वापस लेने आए हैं। मेरा दिमाग मानो चक्कर खा गया। जन्म? कौन सा जन्म? ये बच्ची क्या कह रही है? उसने पत्थर मेरी तरफ बढ़ाया। मां ने कहा, ये रख लो, अब हमारा काम पूरा हो गया है। मैंने हिचकिचाते हुए पत्थर लिया। अब भी गर्म था, धीमी धड़कन की तरह। अचानक हवा में एक हलचल हुई और आग के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। वही शीला थी, पर अब उसके चेहरे पर शांति थी, गुस्सा नहीं। शीला ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया सुरेश, तुमने हमें हमारा रास्ता दिखाया। फिर उसने बच्ची की तरफ देखा। चलो पिया, अब हमें जाना है। बच्ची ने मेरी तरफ एक आखिरी बार देखा और फिर शीला का हाथ थामकर सफेद रोशनी में खो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी और वो दोनों पूरी तरह से गायब हो गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथों में वो गर्म पत्थर था। क्या हुआ था ये मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये जरूर लगा कि कोई बोझ हट गया है, कोई अधूरा काम पूरा हो गया है। थोड़ी देर बाद उठा और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता अब लंबा नहीं लग रहा था, पैरों में हल्कापन था। शायद इसलिए कि जिज्ञासा का बोझ हट गया था, या शायद इसलिए कि मन में यह विश्वास था कि शीला और पिया को आखिरकार शांति मिल गई थी। गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। मीना और उषा परेशान थीं। उन्हें सब कुछ बताया। मीना को भले ही पूरी कहानी समझ नहीं आई, पर उसने मेरी बात मानी। उषा की आंखों में थोड़ा डर था, पर शायद थोड़ा गर्व भी। उस रात सोने से पहले मैंने एक बार फिर पत्थर को देखा। अब वो ठंडा हो चुका था, पर वो गर्मी, वो धड़कन मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। ये शायद शीला और पिया का आभार था, या शायद ये उस जन्म का कोई स्मरण था जिसे मैं भूल चुका था। ये पत्थर अब मेरे पास ही रहेगा, एक निशानी के रूप में, ये याद दिलाने के लिए कि कभी कभी मदद का रास्ता दिखाना ही काफी होता है, चाहे वो रास्ता इस जन्म का हो या किसी और जन्म का।